हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक ग्रेविटेशन। जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ओके फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में अगर टू मास हैं, उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस होगा तो उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में टू मास वाला ऑब्जेक्ट अगर है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, तो इस यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर टू मास है, जैसे हमने कंसिडर किया, यहाँ पर एक मास है m1, यहाँ पर दूसरा मास है m2, और दोनों मास के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितना डिस्टेंस है? r। तो इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? न्यूटन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में टू मास है जिनके बीच में डिस्टेंस अगर r होगा तो उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। ये सब बड़े बड़े प्लैनेट्स के लिए नहीं होगा, ये छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ओके, जिनमें भी मास होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कितना होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो फर्स्ट है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दोनों के मास का, m1 एंड m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। जो भी डिस्टेंस होगा उनके स्क्वायर होगा, इनवर्स स्क्वायर। तो r है तो r का स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 का एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन r स्क्वायर का। इस प्रोपोर्शन साइन को हटाने के लिए मैं क्या लगाऊं? यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म m1 m2 एंड r स्क्वायर। ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन दिया था न्यूटन ने। इस इक्वेशन के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टू मास इस यूनिवर्स में कहीं पर भी है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस और दोनों का मास अगर हमें पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स होगा। बट न्यूटन के टाइम में जी का वैल्यू पता नहीं था कि जी का वैल्यू कितना था, ये अननोन था। न्यूटन के टाइम ये जो कैपिटल जी, इसका वैल्यू अननोन था। इतना पता था कि कांस्टेंट आएगा, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये पता नहीं था। न्यूटन के टाइम जी का वैल्यू अननोन था, तो इस वैल्यू को 1797 में कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था कि जी का वैल्यू कितना है। तो उन्होंने बताया था जो कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी का वैल्यू कांस्टेंट है। किसने बताया था? कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। कब? 1797 में। ये जो जी का वैल्यू है पूरे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है। इस यूनिवर्स में कहीं पर भी अगर टू मास है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इतना ही होगा। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल जी। ओके, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे फ्री फॉल करते हैं तो क्या होता है, नीचे एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलरेशन जी का वैल्यू कितना होगा वो हमें क्या करना है, अभी कैलकुलेट करना है कि जी का वैल्यू कितना हो सकता है। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हम कंसीडर करें कि ये अर्थ है, ओके, अर्थ का सेंटर है, सेंटर से सरफेस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल आर है। अब यहां पर क्या हुआ है, रखा गया है कोई एक ऑब्जेक्ट। तो ये अर्थ का मास है कैपिटल एम, और इस छोटा सा जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है स्मॉल एम। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो अगर इनके बीच में हम फोर्स देखें, डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहां पर जो फोर्स होगा वो कैपिटल जी
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यूनिवर्सल कांस्टेंट अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। ये हम इक्वेशन 1 में लेते हैं। ओके ओके, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो हमने पढ़ा था ये एक F इक्वल टू क्या था, एम ए था, ये एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए के जगह पर क्या हो गया, यहाँ पर जी आ गया। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या आ गया, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन में देखोगे फोर्स है, फोर्स इक्वल है दोनों का। तो हम क्या लिखेंगे, एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यहां से एम और यहां से एम कैंसिल हो गया। स्मॉल जी इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो देखो ये जो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, कितना है जी का वैल्यू, जी का वैल्यू तो फिक्स है। कैपिटल जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एम मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास 6 इंटू 10 का पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किसमें है, ये किलोमीटर में। तो अगर हम इन सारे वैल्यू को पुट करें और सॉल्व करें, यहाँ पर अगर हम जी के स्मॉल जी का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा जो होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू। दैट मीन्स ये जो जी का वैल्यू है ये कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। बट जब भी हमें कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्स में लेकर हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। क्या फ्री फॉल क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करें तो क्या होगा, वो नीचे आएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करता है, तो फ्री फॉल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक बॉल है, इसको हम क्या करें, यहाँ से ये सरफेस है, ओके ये सरफेस है, तो अगर इस बॉल को किक करें, यहाँ पर आके अगर इसको क्या करें, किक करें, तो बॉल क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, उसके बाद स्लोली स्लोली कहाँ चला जाएगा, नीचे में। तो हमें दिख रहा है कि एक टाइम क्या हुआ, वो मैक्सिमम हाइट में आ गया, उसके बाद धीरे 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 कहां पर आ गया, सरफेस में। तो ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट में पहुंचा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही इसको किक किया गया तो यहाँ पर एक इनिशियल इसका कुछ वेलोसिटी आया, जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रही है बॉल। तो ग्रेविटी क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने से क्या होता है, जो स्पीड है उसका स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है। तो स्लोली स्लोली डिक्रीज होके यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया। अब उसके बाद फिर से क्या होगा, वो और नेगेटिव डायरेक्शन में धीरे धीरे चलेंगे। मतलब पहले तो ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया, अब वो स्लोली स्लोली क्या होगा, सरफेस के साइड में आ जाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस AT, ये था मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी एक्सेलरेशन आएगा, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए के जगह पर क्या लिखना होगा, हमें जी लिखना होगा। दैट मींस v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी प्लस g और ये आएगा t। तो इस वाले इक्वेशन को हम यूज करेंगे। ओके, जब हमें क्या निकालना होगा, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ओके, तो देखो वहां पर s क्या था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर s क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पर अगर हाइट कितना हो रहा है, अगर हमें हाइट निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट जगह हम क्या करेंगे, हाइट कर देंगे, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ओके, कि सरफेस से कितना ऊपर जा रहा है। तो इसके जगह मैं क्या कर दूं, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ का हाफ, ए की जगह मैं क्या लिखूं, जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो ये जी आएगा और टी का स्क्वायर। तो ये आ गया। इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें मैक्सिमम हाइट
फाइंड करना होगा। अच्छा, थर्ड क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as था। ओके, तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर इक्वल प्लस 2, ए के जगह क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एस के जगह पर क्या है h है। तो इन तीन फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल से ऐसे पूछेंगे कि हाइट कितना होगा या फिर कितना टाइम तक ऊपर रहेगा, हम इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, जब भी हम इसमें वैल्यू को पुट करें, एक चीज को हमें ध्यान देना है कि अगर अर्थ से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, उस कंडीशन में जो g का वैल्यू है वो किसमें लेना होगा, हमें नेगेटिव में लेना होगा। क्या इसमें लेना होगा, नेगेटिव। g का वैल्यू कब नेगेटिव लेंगे, अगर सरफेस के ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर हो रहा है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, सरफेस से ऊपर जा रहा है, अर्थ से सरफेस से ऊपर, तो अर्थ सरफेस से ऊपर अगर डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, उस कंडीशन में जो ग्रेविटी का वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव वैल्यू में लेना होगा। ओके, तो फ्री फॉल में हमें किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फ्री फॉल का मतलब है एक सर्टेन हाइट पर, अगर यहाँ पर m मास का एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको यहाँ से क्या करते रिलीज करते तो ये सरफेस में आने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछ सकता है। ओके, हो सकता है टाइम दिया है तो हम पूछेंगे यहाँ से इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन होगा, तो यहाँ से यहाँ सरफेस में आने में इसका हो सकता है हाइट का वैल्यू दिया होगा 20 मीटर, तो उसमें टाइम कितना लगे ऐसा पूछेंगे। या फिर टाइम अगर दिया है, मान लो टाइम दिया है कुछ सेकंड है, 10 सेकंड लग रहा है, तो उसमें हाइट क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब हमेशा बॉडी क्या होगा, फ्री, मतलब एक सर्टेन हाइट से उसको रिलीज करना है, तो उस कंडीशन में सरफेस में आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। या फिर हम एक बॉल को ऊपर थ्रो कर देंगे, ऊपर फेंकेंगे, तो कितने हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर वो रिटर्न आएगा, कितना हाइट तक जाने के बाद वो रुक जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है मोस्टली। फ्री फॉल एक सर्टेन हाइट से अगर हम उसको रिलीज करें तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में पूछे जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको कब यूज करना है, ठीक है। तो अगर ये सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या बोला है कि यहाँ पर इनिशियल में रेस्ट में है, तो u का वैल्यू 0 है। ओके, वो g का वैल्यू आपको पता है अप्रोक्स में 10 लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको अगर टाइम दिया है मान लो 2 सेकेंड, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप सॉल्व करना। ओके, अच्छा, दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितना है। हाइट के लिए आपको क्या होगा, अगर हाइट है तो हाइट के लिए हो सकता है आपको फाइनल वेलोसिटी दैट मींस v का वैल्यू गिवन होगा, आपको हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। उस कंडीशन में अगर आपके पास टाइम गिवन है, क्या गिवन है, टाइम, तो आप इस वाली इक्वेशन यूज करना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर टाइम गिवन नहीं है तो आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि वैल्यू क्या गिवन है, उसी हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्री फॉल में अगर हम एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को थ्रो करें नीचे, तो कितने टाइम में आता है, या फिर कितना हाइट है जो उसने ट्रेवल किया, या फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन से मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। मास का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक एटम है तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसके सम को हम क्या बोलते थे, मास। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, मास। तो इसका मतलब होता है किसी मटेरियल के जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, उसी को हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। तो मास जो होता है वो फिक्स होता है, मास फिक्स होगा, वो कभी चेंज नहीं होता। अर्थ में जितना मास है, अगर हम अर्थ से बाहर स्पेस पे चले जाएंगे, दूसरे प्लैनेट पे भी चले जाएंगे, तो मास सेम रहेगा, मास उतना ही रहेगा, मास में चेंज नहीं होता। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल में उसका मास कितना है। तो मास को हम किससे, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, कितना किलोग्राम मास, किलोग्राम में रिप्रेजेंट होता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, तो आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम।
ओके, प्रोटॉन का मास कितना होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। देखो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के मास है, ये मास कभी चेंज नहीं, इसका मास इतना ही रहेगा। आप कहीं भी यूनिवर्स में कहीं पर भी ले जाओगे उसका मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स क्वांटिटी है। बट अगर हम बात करें वेट की, वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो वेट का जो यूनिट है उसको हम फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का क्या लगेगा न्यूटन। ओके, इसका मतलब है अगर हमारा वेट अर्थ में कुछ है, अर्थ के बाहर ले जाए कुछ और होगा। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटी है मून की ग्रेविटी से 6 टाइम ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर किसी का वेट आ रहा है 60 kg वेट है, ओके 60 kg अगर किसी का वेट है, हमने मेजरमेंट कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से कि 60 किलोग्राम वेट है। उसी इंसान को अगर ले जाए मून में, ओके मून में जाके मेजरमेंट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 किलोग्राम। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी है बहुत कम है मून में, और अर्थ का ग्रेविटी 6 टाइम ज्यादा है। तो मून के ग्रेविटी जो है अर्थ से 6 टाइम कम है, इसीलिए फोर्स कम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका वेट है वो कम शो होगा, कम दिखेगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि मास इस यूनिवर्स में कहीं पर भी आप जाओगे मास में चेंजेस नहीं होगा, बट जो वेट है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अलग होगा। तो ग्रेविटी में अगर चेंज होगा तो उसका वेट भी चेंज होगा। यही है दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक ही पॉइंट पे पूरे होते हैं। मतलब पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट पर रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब है अगर हमारे पास एक बॉडी है, ओके इस बॉडी का जो मास है एक सेंटर पॉइंट में ही पूरा का पूरा लाई करेगा, एक पॉइंट में। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर इस बॉडी का पूरा मास होगा। तो इस मास को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये यहां पर अगर अर्थ है, ओके अर्थ अगर इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इसके सेंटर से ही अट्रैक्ट करेंगे अर्थ अपने सरफेस में। तो जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है हमेशा सेंटर ऑफ मास से होता है। सेंटर ऑफ मास दैट मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट होगा जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड रहेगा। ओके, तो जैसे अगर हम समटाइम देखते हैं, जैसे एक डस्टर है, ओके इस डस्टर का जो पूरा मास है, इस डस्टर का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर पूरा है। तो अगर हम एक टेबल में एक पेन के थ्रू भी चाहेंगे तो इसको अगर वहां पर एयर फ्लो नहीं होना चाहिए, तो अगर हम चाहेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट में अगर रखेंगे तो उसके ऊपर स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसका जो पूरा मास एक सेंटर पॉइंट में लाई करता है। या फिर आपने देखा होगा जो सर्कल दिखाते हैं एक रोप उसके ऊपर चलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, बैलेंस करने के लिए अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, क्योंकि उसके बॉडी का जो पूरा सेंटर ऑफ मास है वही ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि रोप क्या होता है थोड़ा हिलता है, इसलिए अपने बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए उस जो स्टिक को क्या करते हैं वो ऊपर नीचे करता है ताकि बॉडी का बैलेंस बन सके। तो हमेशा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास वही ग्रेविटी अपने पास अट्रैक्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब पूरा बॉडी का जो मास है वो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहेगा। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। उसका डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि द एवरेज और बैलेंस पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। मतलब इस पूरे बॉडी का जो बैलेंस पोजीशन है जहां पर पूरा मास इसका प्रेजेंट है, ग्रेविटी वही से अट्रैक्ट करेगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी।